नरेंद्र मोदी जी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। उनको आज कांग्रेस से डर नहीं लगता। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, उनको नहीं करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस से डर नहीं लगता, उनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है। उनकी रात की नींदें हराम हो चुकी है। वायदे पर मुकरने वाले लोग, भ्रष्ट राजनीति करने वाले लोग और लगातार इलीगल काम करने वाले लोग और उसको फिर लीगल जामा पहनाने की कोशिश करने वाले लोग, इन सब पे मेरा यही कहना है कि दिल्ली की जनता आपके धोखे में नहीं आएगी। हम सारे लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार का जो फैसला होता है उसको मानना महामहिम राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये झूठ नहीं बोलना चाहिए कि ये बिल राष्ट्रपति ने नामंजूर किया। एक्सपर्ट्स बोलेंगे इस पे महामहिम ने अपनी राय दी है और महामहिम के सामने हम तुच्छ हैं। We cannot question the president when the president has taken a call on technical issue. वो सिर्फ लालच मोह है। 21 इनके विधायकों को लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। चोर दरवाजे से ये कानून लाने की कोशिश की गई कि चाहे तो आप 21 संसदीय सचिव अपॉइंट कर लीजिए, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। अब बैक डेट से अगर आप कोई कानून बनाएंगे अपने काले कारनामों को ढकने के लिए, उसे कोई तो रोकेगा। 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को आपने कमरे दिए हैं? हाँ, कमरे दिए हैं, लेकिन उनमें कहीं भी अभी तक कोई बैठना आरंभ नहीं हुआ है। अभी तक वो कमरे एज पड़े। लेकिन ये आपने इनको एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दिए थे या आप एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कम एमएलए? कोई ऑफिसर हमें सचिवालय में नहीं मिले, कोई हमें स्टाफ नहीं मिला, कोई नहीं। देखिए, विधानसभा में विधानसभा का सत्र जब चलता है तो हर विधायक स्पीकर से कहकर कोई न कोई कमरा बैठने के लिए, अपने विमर्श के लिए मांग लेते हैं। नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं। मैं हूं निधि कुलपति। क्यों बन गए हैं 21 संसदीय सचिव? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी परेशानी। बीते साल भारी बहुमत से जीते अरविंद केजरीवाल के लिए 70 में से 68 विधायकों को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दिल्ली जैसे राज्य में सिर्फ 10% ही मंत्री बनाए जा सकते थे, इसलिए 7 मंत्री बनाए गए। एक मंत्री को कई मंत्रालय संभालने को दे दिए गए। बाकी विधायकों को संतुष्ट करना था, तो इसके लिए 21 को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। केजरीवाल सरकार ने कहा कि ये लाभ का पद नहीं था, क्योंकि कोई तनख्वाह इनको नहीं दी गई, ना कोई ऑफिस, ना कोई सहूलियत, सिर्फ किसी क्षेत्र में मुआयने के लिए गाड़ी भर थी। नियुक्ति के बाद संशोधन कर कानूनी दर्जा देने की कोशिश की गई, जो अटक गई, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के उस बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया है जिसमें आपके 21 विधायकों के संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से अलग करने का प्रस्ताव था। लेकिन एनडीटीवी के शरद शर्मा ने विधानसभा के अंदर जाकर कमरों का मुआयना किया जो इन संसदीय सचिवों को दिए गए। अलका लांबा को मिला कमरा, जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं, बड़ा और सभी आधुनिक सुविधाओं से पर्याप्त है। शरद ने यह भी कहा कि लगा कि कमरे का भरपूर तरीके से उपयोग भी हो रहा है। हालांकि कुछ और जो कमरे शरद ने जिनका मुआयना किया वो बंद मिले, उनके बाहर ताला लगा मिला। कुछ समय पहले आपके विधायक अलका लांबा का बोर्ड भी लगा मिला था, जो पुष्टि करता है कि विधानसभा में इन लोगों को कमरे भी दिए गए थे। साथ ही नियुक्तियों पर एक शख्स ने राष्ट्रपति को याचिका भेजी, जिसको राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को पड़ताल के लिए भेज दिया था। चुनाव आयोग के सामने दिल्ली के ये 21 विधायक हाजिर भी हुए, जिस पर फैसला आना भी बाकी है, ये लंबित है। संविधान के अनुच्छेद 239(a) के तहत दिल्ली का मंत्रिमंडल 10% से ज्यादा नहीं होगा, जो मुख्यमंत्री की अगुवाई में उपराज्यपाल को मदद और सलाह देंगे विधायिका के लिए कानून बनाने में। दिल्ली के 1991 के सेक्शन 15 कानून के अनुसार अगर विधायक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेता है तो वो विधायक अयोग्य करार दिया जाएगा। लेकिन 2006 में शीला दीक्षित सरकार ने 19 विधायकों को बचाने के लिए 14 नॉन लेजिस्लेटिव बॉडीज को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से हटाने के लिए विधानसभा में वॉइस वोट से संशोधन किया, जिसमें मुख्यमंत्री के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी आते थे। ये था दिल्ली मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट बिल 2006। ये 1997 के सेक्शन 3 कानून में संशोधन था। इसका विरोध किया था बीजेपी ने, लेकिन तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी मंत्रियों को बचाने के लिए कदम उठाऊंगी। तो अरविंद केजरीवाल ने इसी में मंत्रियों के संसदीय सचिवों के प्रावधान को जोड़ा है।
तो जब से दिल्ली विधानसभा गठित हुई 1993 से, तब से 3 संसदीय सचिवों से ज्यादा किसी भी सरकार में नहीं हुए हैं। 93 से 98 में बीजेपी के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने नंदकिशोर गर्ग को पीएस बनाया था, लेकिन उन्होंने जल्द ही इस्तीफा दे दिया जब विशेषज्ञों ने उनसे कहा कि आप अयोग्य हो जाएंगे। 1998 से 2003 में कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के एक पीएस थे। 2003 से 8 और 2008 से 2013 में सिर्फ 3 थे। शीला दीक्षित तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी। तो अपने विधायकों की सदस्यता जाते देख मुख्यमंत्री केजरीवाल अब बौखला गए। आज उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, काम नहीं करने देना चाह रहे हैं दिल्ली सरकार को। अन्य राज्यों में तो संसदीय सचिव हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। नागालैंड में 24 है, हिमाचल प्रदेश में 6, राजस्थान में 5, पंजाब में 24, गुजरात में 5, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में भी हैं। पूरे देश में संसदीय सचिव हैं। लेकिन शायद मुख्यमंत्री केजरीवाल ये भी जाने कि 2012 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 2012 में 13 संसदीय सचिव नियुक्त किए थे तनख्वाह भत्ते के साथ। फिर 2013 में 13 और की नियुक्तियां की, जिसे 2015 में हाई कोर्ट ने खारिज किया, ये कहते हुए कि अनुच्छेद 164(1)(a) के तहत कि ये 15% के प्रावधान से ज्यादा है। 15% अन्य राज्यों में है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली के लिए सिर्फ 10% है। मई 2007 में गोवा में दिगंबर कामत सरकार ने 3 पीएस नियुक्त किए, लेकिन 2009 में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने इसे खारिज किया, कहते हुए कि सिर्फ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कहने का मतलब ये नहीं कि ये मंत्री तुल्य नहीं है। 2005 में हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह ने 8 पीएस बनाए। हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि ये नियुक्ति की, और उन्होंने इसे खारिज किया। तो लाभ के पद के कारण ही सोनिया गांधी को दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था अमेठी से, जब वे राष्ट्रीय सलाहकार आयोग की अध्यक्षता थी। इससे पहले जया बच्चन को यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष पद के कारण राज्यसभा से अयोग्य करार दिया गया था। यूपी में 2 एमएलए डिस्क्वालीफाई किए जा चुके हैं, बजरंग बहादुर सिंह और उमा शंकर सिंह। जनवरी 2015 में उन्होंने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे। बहरहाल, एक तरफ 21 विधायकों का भविष्य अधर में है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया है। साथ ही चुनाव आयोग भी इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। अब तक के सारे मामले कोर्ट में जाते रहे थे। पहली बार यह है कि चुनाव आयोग के पास ये मामला पहुंचा है जो इन्हें अयोग्य करार दे सकता है। तो क्या केजरीवाल सरकार ने कानून का उल्लंघन किया, या फिर इस पर हो रही महज सियासत है? समझने की कोशिश करेंगे प्राइम टाइम में। हमारे साथ खास मेहमान आपको बता दें, विजेंद्र गुप्ता नेता बीजेपी जुड़ चुके हैं, हारून यूसुफ नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, संजय सिंह नेता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं, और सुभाष कश्यप संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपसे, कश्यप जी, किस तरह से आप इस मामले को आंक रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी पृष्ठभूमि रखी और जितने आवश्यक तथ्य थे वो सब आपने पहले ही सामने रख दिए। जहाँ तक इस समस्या का प्रश्न है, मैं समझता हूँ संवैधानिक और कानूनी स्थिति बहुत स्पष्ट है। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, इसको दिल्ली की सरकार और दिल्ली की विधानसभा पहले ही मान चुकी है। जब उन्होंने अमेंडमेंट बिल लाया 1997 के एक्ट में, जब अमेंडमेंट लाया, और अमेंडमेंट इसलिए था कि इन लोगों को रेट्रोस्पेक्टिवली डिस्क्वालिफिकेशन से ऑन ग्राउंड ऑफ होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बचाया जा सके। अगर ये मानते कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ही नहीं, तो उस बिल के सवाल ही नहीं उठता था, संशोधन लाते ही नहीं। तो ये बात तो साफ हो गई कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने भी माना इसको। अब ये एनसीटी एक्ट में जैसा आपने बताया, और कॉन्स्टिट्यूशन में 192 में 191-92 में ये स्पष्ट है कि अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो आप मेंबर नहीं रह सकते, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सिर्फ प्रावधान ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन से पहले इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन लेनी होती है 192 में।
चलिए सर, इसी पॉइंट से शुरुआत करते हैं कि आपका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार ये मान चुकी है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और तभी वो बदलाव लाए। संजय, आपको एक बार फिर से स्वागत है। संजय, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो आप मान चुके हैं इसको, और तभी आपने संशोधन किया होगा, तभी ये तमाम कोशिशें आप लोगों ने की होंगी कि किसी तरह से जो हमारे 21 विधायक हैं, इनकी जो सदस्यता है, ये अयोग्य करार ना हो। देखिए, पहली बात तो ये कि जो 13 मार्च की नियुक्ति हुई है संसदीय सचिवों की, उसमें बहुत स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का लाभ इनको नहीं दिया जाएगा। उसके बारे में मैंने अभी पिछले कार्यक्रम में भी आपको दिखाया था, फिर से दिखा दे रहा हूं। आदर्श शास्त्री जो हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, हमको किस तरह का लाभ मिल सकता है। बहुत स्पष्ट जवाब दिया गया, नो फैसिलिटी। उसमें टेक्निकल डिवाइसेस, व्हीकल, स्टाफ, ऑफिस, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, ऑफिशियल स्पेस, ट्रेवलिंग अलाउंस, किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जाएगा संसदीय सचिवों को, यह स्पष्ट है। दूसरी बात, उसको कानून के दायरे में लाने के लिए निश्चित रूप से हम लोग बिल लेके आए, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव बिल लाने का यह कोई पहला उदाहरण नहीं है देश के अंदर। निधि जी, आपने दिल्ली सरकार की ही बात की। 2006 में 18 विधायकों पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप विजय जॉली ने लगाया, जो बीजेपी के एमएलए थे, और उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से बिल पास करके केंद्र सरकार के जरिए तत्कालीन स्वर्गीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी को भेजा गया, वो बिल पास हुआ। रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से पार्लियामेंट में 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बिल पास हो गया, तो फिर आपको लाने की जरूरत क्या थी? मुद्दा क्या था? संजय, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहती हूं। अगर बिल 2006 में निधि 2006 में झारखंड की सरकार ने भी, जहां बीजेपी की सरकार थी, रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से बिल लाया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एमएलएज को डिस्क्वालीफाई होने से बचाने के लिए। संजय, आगे बढ़ने से पहले धीरे-धीरे करके अगर आगे बढ़े संजय, आपने कहा कि जो आपने आदर्श शास्त्री की चिट्ठी दिखाई, नो फैसिलिटी, नो ऑफिस ऑफिशियल स्पेस, आपने आज हमारे शरद शर्मा की रिपोर्ट देखी होगी। मैं वो दृश्य एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी, हमारे पास है, किस तरह से शरद ने विधानसभा के अंदर जाके वो कमरा दिखाया है, जो एक बहुत बेहतरीन ऑफिशियल स्पेस है, जो अलका लांबा को दी गई है, क्योंकि वो कमरे में अंदर जा सके, और वहां पे किस तरह से कंप्यूटर था। आप देख सकते हैं वो दृश्य, अगर आप दिखा सकते हैं। मैं शिवानी से रिक्वेस्ट करूंगी, बिल्कुल ये सामने है कि कितना बड़ा बेहतरीन कमरा है। ये आप देखिए, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, टीवी, सब तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं। आपने कहा नो फैसिलिटी, तो ये फैसिलिटी है। और ये विधानसभा अध्यक्ष ने, देखिए सुनिए, विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमने एक एमएलए के तौर पे और हमने एक पार्लियामेंट सेक्रेटरी के तौर पे दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ विधायक के तौर पर। ये ऑन एयर आपने मॉन्टाज में भी सुना होगा, आप चाहेंगे तो मैं दोबारा सुना दूंगी। तो ये तो एक प्रमाण है जो आपके सामने हमारे रिपोर्टर जमीन से लेकर आया है। तो ये तो फायदा है, आपने संशोधन किया, लेकिन ये तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। पहली बात कि अभी स्पीकर साहब का बयान आपने दिखाया, ये स्पीकर का विशेषाधिकार होता है कि विधानसभा में किसको वो रूम अलॉट करेंगे, नहीं करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीजेपी के भी विधायकों को रूम अलॉट हुए हैं। हमारे विजेंद्र गुप्ता जी बैठे, इनसे पूछ लीजिए, इनको भी रूम अलॉट हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी को खुद रूम मिला है। ऑपोजिशन का कमरा आपको रूम मिला है कि नहीं मिला? झूठ बोल रहे हैं। और अभी जी को मैं बताता हूं, मिला था ना कमरा, ताला लग गया, वो दूसरी घटना है। वो मैं आपके कष्ट को समझ सकता हूँ। रूम मिला था कि नहीं, वो बताइए। दूसरी बात, विजेंद्र जी, दूसरी बात ये है, नहीं संजय, ये कहना ठीक नहीं होगा। नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा कि कमरा तो आपको दिया होगा, उसमें अगर ताला भी लगा है तो क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुझे बात है। प्रकरण नहीं मालूम, ये खुद बता रहे हैं। सचिव का कमरा ठीक से चल सकता है, पर्याप्त सुविधाओं से लैस है, लेकिन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन 3 तो महज वहां पे आपने संख्या कर दी है बीजेपी के विधायकों की, उसमें से आप उनको कमरा भी नहीं देंगे, उसमें भी ताला लगा देंगे। कमरा देना स्पीकर का विशेषाधिकार है। दूसरे राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में भी पार्टियों के विधायकों के लिए कमरा दिया जाता है। मैं कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं आपसे, पार्टियों के विधायकों के लिए। अब यहाँ एक ही पार्टी जीत के आई, 3 विधायक जीत के आए, उनके लिए कमरा दिया गया। विधायक के साथ साथ संसदीय सचिव के तौर पर भी कमरा दिया है। आपके तो स्पीकर ही खुद ये कह रहे हैं। दिल्ली सरकार ने नहीं दिया,
विधानसभा के अध्यक्ष ने दिया, वो उनका विशेषाधिकार है, उसमें मेरा कोई टिप्पणी करने का नहीं है। दिल्ली सरकार की ओर से कोई फैसिलिटी नहीं है, ये मैंने आपको दिल्ली सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी। विधानसभा के अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। और एक चीज उन्होंने खुद ये बोला कि किसी ने कमरा नहीं लिया। दिखा रहे हैं सर, आदर्श शास्त्री की चिट्ठी किस आधार पर कि कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई इसमें लाभ नहीं है। अब ये आप कमरों में आप देख सकते हैं, ये हमने तो कुछ हमारे रिपोर्टर ने जमीन से ला के दी हैं चीजें, तमाम एसीज लगे हैं, तमाम सुविधाएं वहां पे हैं। स्पीकर का बयान आप झूठा मानेंगे क्या? वो कह रहे हैं हमने जिनको रूम अलॉट भी किए, कोई अभी विधायक वहां पे बैठता नहीं। स्पीकर नहीं तो बोला आपके टीवी चैनल पे। सर देखिए 21 विधायकों को बैठते नहीं, वो भी पार्लियामेंट्री प्रयोग हो रहा है। अलका लांबा जी स्पीकर के ऑफिस को इतना छोटा बना देना, ये आम आदमी पार्टी की आदत हो गई है हर एक के लिए। देखिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को कमरा दिया गया है। विधानसभा में किसको कमरा मिलना है नहीं मिलना, ये स्पीकर का विशेषाधिकार है। नहीं, अब मैं विजेंद्र जी को लेकर आती हूँ। विजेंद्र जी ने इस पूरे मामले में काफी सक्रिय भूमिका निभाई। विजेंद्र जी, आपको तो कमरा मिला नहीं, आपने कहा, मिला भी है तो संजय कह रहे ताला मिला है, तो ये तो है जिस तरह की वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो बता रहे हैं। विजेंद्र जी आप बताइए, आपको क्या सहूलियत मिली है वहां पर? देखिए मैं अपनी बात इसलिए नहीं करना चाहता इस मौके पे क्योंकि उससे बड़ा विषय इस समय चल रहा है, लेकिन इतना जरूर है मेरे ऑफिस पर पहले इन्होंने ताला लगा दिया और जब मीडिया से दबाव बना और सब जैसे गाड़ी मंगा ली, फिर मीडिया का दबाव बना तो गाड़ी वापस कर दी, उसके बाद ताला खोल दिया। वो एक लंबी कहानी है, मैं उसकी डिटेल पर कभी चर्चा होगी जरूर करूंगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि इस पूरी डिबेट में 13 मार्च को उनको नियुक्त किया गया, 3 महीने तक वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, उनको 21 कमरे दिए गए, उसमें पूरा स्टाफ दिया गया, फैसिलिटीज दी गई। जिस तरह आप कमरे बता रहे हैं, करोड़ों रुपया दिल्ली सरकार ने 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के दफ्तर तैयार करने पर खर्च किया। लेकिन जब 19 जून को एक पिटीशन आ गई हाई कोर्ट में, ऑब्जेक्शन आ गया, तो 20 जून को अचानक कैबिनेट की मीटिंग करके अफरा तफरी में 23 जून को जो सेशन शुरू हो रहा था उसमें एक बिल ले आए और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से काम करे, और उस बिल का नाम था रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट बिल 2015 जी। तो सवाल ये है कि आपने बिल लाते वक्त भी कानून का उल्लंघन किया, उसका पालन नहीं किया। अब मैटर इलेक्शन कमीशन में है, इलेक्शन कमीशन पर 10 मई को आप रिप्लाई दे चुके हैं, पहले आपने समय मांगा, आप समय गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको भी मालूम है कि आपने कानून का उल्लंघन किया है, आपने रेवड़ियां बांटी हैं अपने विधायकों को खुश रखने के लिए, उनको कहीं ना कहीं आपने पदों से जोड़ा है। तो पदों को बांटने का काम इस सरकार में हो रहा है, सरकार के धन का दुरुपयोग यहाँ हो रहा है, दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा, ये भी सब जानते हैं, और राजनीति खेलने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए मोदी जी के बारे में आप सब कहे जाते हैं। एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। निधि जी, इनकी बात का मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं सुभाष कश्यप जी से ये पूछना चाह रही थी सर, जब जया बहादुरी का मामला सामने आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने कहा था कि इसमें कोई तनख्वाह मिल रही है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, वो बात नहीं, कि अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो नहीं है, तो किस तरह से फिर ये हो पाता है? देखिए, 2 बात मैं कहना चाहूँगा। एक तो जो संजय जी कह रहे हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है, वो सही है। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पहले, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ग्राउंड पर डिस्क्वालिफिकेशन न हो, ऐसे कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है। पहले भी दिया है, पार्लियामेंट में भी दिया है, स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी दिया है। दूसरा, जया बच्चन जी का जहाँ तक सवाल है, उसमें कोर्ट ने स्पष्ट ये कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानने के लिए कि पिक्यूनरी बेनिफिट लिया गया हो, अगर वो कैपेबल है ऑफ यील्डिंग बेनिफिट तो वो काफ़ी है। क्योंकि जया बच्चन ने कोई सैलरी अलाउंसेज नहीं लिए थे, वो ग्राउंड लिया गया था। बावजूद उसकी उनकी सदस्यता गई थी, बावजूद उसके उनकी सदस्यता गई थी इस आधार पर कि ऑफिस उनका कैपेबल ऑफ यील्डिंग प्रॉफिट था। कैपेबल ऑफ यील्डिंग प्रॉफिट्स। तो ये जो ऑफिसेज लग रहे हैं, आपको लग रहा है कैपेबल ऑफ यील्डिंग प्रॉफिट्स हैं? ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, लेकिन जाहिर है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं और जैसे कमरे आप दिखा रहे हैं वो सब हैं, तो उनके पास डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करने की पावर्स जरूर होंगी। हारून यूसुफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं। शीला दीक्षित सरकार में आप मंत्री भी रहे, और आपसे मैं ये जानना समझना चाहूंगी कि किस तरह से
पहले जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज थे वो पनपते गए, रहते गए, और किस तरह से एक रेट्रोस्पेक्टिव उस पर मैं आऊंगी, लेकिन जब मैं 6 बजे कार्यक्रम कर रही थी तो एक यहाँ पे एक्सपर्ट आए थे एस.के. शर्मा, उन्होंने कहा कि पहले साहिब सिंह वर्मा ने, जब बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि क्या मैं एक रख सकता हूं, तो कांग्रेस ने कहा हाँ। फिर जब कांग्रेस की सरकार आई कि क्या हम पीएस रख लें, उन्होंने कहा। तो एक तरह से एक दूसरे को योगदान होता था, सहूलियत होती थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के आने से स्थिति बिल्कुल अलग है। आप बताइए, आप लोगों ने कैसे मैनेज किया था इसे? देखिए, ये बिल्कुल कहना गलत है कि बीजेपी ने हमारा साथ दिया था। बीजेपी के विजय जौली ने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दायर की थी, और जो अभी कश्यप साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसको आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरतें हैं, वो पूरा करना आवश्यक है। सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया था, उन तक तो बात ही नहीं पहुंची थी। जया बच्चन जी का केस सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन नैतिकता के आधार पे सोनिया जी ने इस्तीफा दिया था। और अभी विजेंद्र जी पता नहीं क्यों डर रहे हैं कि अपने कमरे की बात करते हुए, वो कह रहे हैं मैं अपने कमरे की बात बाद में करूंगा। शायद उनको खतरा होगा संजय जी यहां से जाने के बाद कमरा ना छिनवा दें। 21 कमरे वहां पर दिए गए हैं, और वो बाकायदा एक ऑफिस ऑर्डर है जिसमें मेंशन किया गया है कि ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को अलॉट किए जाए, और उन 21 विधायकों के उसके अंदर आपने पूरी बात कहते गाड़ी को हमने मना किया। सुनी नहीं बात आपने, अरुण साहब, मैंने जो कहा करोड़ों रुपए खर्च किया। अगर गाड़ी यूज कर सकते हैं तो वो पानी से चलेगी या हवा से चलेगी? ये सवाल संजय जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ये एक रिवायत बन गई है कि संविधान को नहीं मानेंगे, जो वो कहेंगे वही संविधान होना चाहिए और वही कानून होना चाहिए। बिल्कुल संजय, आप कमरों की बात ना माने, दृश्य आपके सामने है। गाड़ी की बात तो आप मानेंगे, और अरुण जी का सवाल बहुत वाजिब है कि हवा से तो चलेगी नहीं, पेट्रोल भी होगा ही, फिर ड्राइवर की तनख्वाह भी होगी कि नहीं है ये सब? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि एक भी विधायक का नाम बता दीजिए, एक भी संसदीय सचिव का नाम बता दीजिए जिसके पास गाड़ी है, जिसको तेल मिलता है, जो गाड़ी से घूमते हैं। एक संसदीय सचिव का उदाहरण दीजिए। दूसरी बात, जो अभी सुभाष कश्यप जी ने कहा कि क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, मैं आपको बता दूं निधि जी, हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, या खुद मोदी जी का प्रदेश हो, जहां वो जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, उन्होंने 6 संसदीय सचिव बनाए। उनके लिए मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, साफ तौर पर लिखा है, कमीशन में ये जवाब देंगे क्या? एंजॉय द पावर्स ऑफ डिप्टी मिनिस्टर। कमीशन में क्या जवाब दिया? डिप्टी मिनिस्टर्स के पावर एंजॉय करेंगे। उनके लिए मतलब ये तो आप मान रहे हैं कि आपने चोरी की है। उनके लिए कार मिलेंगे, उनके लिए स्टेट मिनिस्टर्स की फैसिलिटीज होगी। आप ये मान रहे हैं कि आपने चोरी की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां भी चोरी हुई है, वहां भी चोरी हुई है। संजय सिंह की जो बीजेपी करेगी वही आप करेंगे। डिफेंस मोदी जी करे तो वो मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी करे, कांग्रेस वाले करें तो वो जायज है, हम करें तो अवैधानिक बचाव है, यही समझा दीजिए। ये तो आपने एडमिट कर लिया कि आपने चोरी की है। आप मुझे बताइए ना, मोदी जी ने स्टेट मिनिस्टर हर चोर यही कहता है, चोरी करने के बाद हर चोर यही कहता है। आप मोदी जी को चोर मत कहिए, हर चोर यही कहता है, चोर मत कहिए। ये बिल्कुल, ये मोदी जी को तो चोर मत आपने कहिए, चोरी की है। अरे ये आपकी भाषा है, आपने चोरी की है, इसलिए आप औरों के बारे में भी ऐसे कह रहे हैं। ये कोई आपका बचाव नहीं है, ये कोई बचाव नहीं है। मोदी जी ने चोरी कोई बचाव नहीं है। आप बताइए आप इलेक्शन, आप मान लिया कि आपने संजय, अगर आप दिल्ली की बात करते निधि जी, राज्यों पे मैं आऊंगी। निधि जी, द पोस्ट ऑफ चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी is one rank below that a cabinet minister, but above the administrative secretaries of the concerned department. The chief parliamentary secretaries enjoy nearly all the facilities extended to ministers. ये मिनिस्टर्स की फैसिलिटी पंजाब में देंगे, ये मिनिस्टर्स की फैसिलिटी गुजरात में देंगे, सारी सुविधाएं लेंगे। और तो आप कहिए ना कि आप दिल्ली में करेंगे, तो आप ये कहिए कि आप दिल्ली में ये कह रहे हैं मोदी जी चोर है, बैठ के अपनी पार्टी के नेता को चोर कह रहे हैं। आप अरे भाई, दिल्ली के बारे में जवाब दीजिए सर। दिल्ली की सत्ता तो आपके हाथ में है। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की जीत को प्रधानमंत्री पचा नहीं पा रहे, तो फिर आप गुजरात क्यों जाते हैं? आप दिल्ली की बात कीजिए, आप दिल्ली में जो कर रहे हैं वो सामने रखिए ना।
मैं वही तो कह रहा हूं, जैसे वैधानिक काम देश के दूसरे राज्यों में हुआ, जैसे कानूनी काम दूसरे राज्यों में हुआ, हमने तो मिनिस्टर की फैसिलिटी नहीं दी, वैधानिक तौर पे संसदीय सचिवों की नियुक्ति तो की बाद है। में याद आया ना आपको, कानूनी पहले तौर आपने पे नियुक्तियां संसदीय की, सचिवों की फिर बाद नियुक्ति में करी गलती है। याद आई, तो आप ये मान रहे हैं ना कि गलती बाद में याद आई। रेट्रोस्पेक्टिव बिल के 3-4 उदाहरण तो आपके सामने दे दिया निधि जी मैंने। बाद में याद आती है तो हम बिल क्यों नहीं पास कर सकते? वो भी बिल असंवैधानिक तरीके से लाया। पार्लियामेंट पास कर सकती है। आप ये बताइए मुझे, बिल झारखंड पास कर सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव बिल शीला दीक्षित पास कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? ये एक अच्छा उदाहरण है कि आम आदमी पार्टी को इस समय गुजरात याद आ रहा है, आम आदमी पार्टी को इस समय कांग्रेस की सरकार के कदम याद आ रहे हैं और उन्हीं को वो फॉलो कर रही है। एक बात तो ये सामने हो गई, ये बात तो साफ हो गई। लेकिन अरुण जी, एक चीज समझानी है, रेट्रोस्पेक्टिवली जिस तरह से शीला दीक्षित ने बीजेपी के विरोध के बावजूद अपने 19 विधायकों को बचाना था, उसमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टू द सीएम था, यहाँ पे मंत्रियों को नहीं थे, 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे जी, और ये जो 9 अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल थी जी, उसके चेयरमैन थे जो इनके अभी 9 हैं, ये 21 के अलावा 9 और लोगों को इन्होंने ये सुविधाएं दे रखी हैं, और वो चूंकि संवैधानिक तरीके से किया गया था उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। आज 35 विधायक इनके जो है वो इस तरह की सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। मैंने अभी कहा कि ये लोग जो भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते थे, जन लोकपाल लेकर आए थे, अगर आपको याद हो, आज जन लोकपाल के बारे में बात नहीं करते। नहीं, वो तो अटका पड़ा है ना सर, मेरे ख्याल से। कान पकड़ मेरे के ख्याल बोले, से वो तो बिल अटका पड़ा है ना। दिल्ली छोड़ के पार्लियामेंट में हमारी मदद कीजिए ना, ये विजेंद्र गुप्ता की पार्टी ने रोक रखा है, हम क्या करें? कह रहे हैं जी, हम क्या करें? वो तो केंद्र की सरकार ने रोक रखा है, पास करा दीजिए आप लोग, 44 की संख्या में है। नहीं, आप संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, और क्योंकि आप वो बिल लाना ही नहीं चाहते, आप चाहते ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार में कितने लोग लिप्त हैं आपके। आज भी गोपाल राय जी ने इस्तीफा दिया, हमारे मुख्यमंत्री ने लोकपाल के लिए इस्तीफा दिया। 49 दिन की सरकार हमारी लोकपाल की वजह से गई, ये पूरा देश जानता है। और अब आप लोकपाल पर नोटंकी कर रहे हैं, बाद में तो लोकपाल के नाम पर नोटंकी कर रहे हैं। बाद में तो मान लिया था कि गलती हो गई, सरकार नहीं छोड़नी चाहिए थी 40 दिन की। शहीद हमारे 19 बिल रोके हुए हैं, थोड़े दिन हमारे 19 बिल रोका है की पार्टी ने केंद्र में। लेकिन आप सोचें कि आपका ये तरीकाकार लोग मान लेंगे। 3 एजुकेशन के बिल रोक रखे हैं, अरुण जी थोड़ा सा दिशा निर्देश दे दीजिए, आप थोड़ा सा दिशा निर्देश दीजिए आम आदमी पार्टी को कि किस तरह से आप लोगों ने रेट्रोस्पेक्टिवली अपने विधायकों को, अपने सरकार को बचाया था, क्योंकि शीला दीक्षित ने कहा था हाँ मुझे पूरा हक है कि मैं अपने विधायकों को बचाऊंगी। उन्होंने कहा था ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भले ही हो, बीजेपी ने का विरोध किया था तो उन्होंने कहा था मेरी सरकार बचाना मेरा हक है, हम संवैधानिक तौर पर ऐसा कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट को गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय ने अच्छे से देखा है। ऐसे ही बिल बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी पास किए गए थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ उस समय का जो ये तर्क था आज क्यों नहीं होता दिख रहा है? यहाँ पे कौन से उसका उल्लंघन हुआ है? केंद्र में क्या सरकार नहीं है समर्थन की? जी नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ये कहती रही फ्रॉम द डे 1 कि हम लोग जो है कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ही नहीं है, इसको मान ही नहीं रहे थे ये। और फिर सडनली जब इनको लगा कि इसके ऊपर आगे हंगामा होगा तो इन्होंने एक बिल लेकर आया, उन्होंने कहा जी अब इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पास कर दिया जाए। मेरा कहने का मकसद ये है जब बिल किया था बाकायदा गवर्नर को जो एक प्रक्रिया होती है बिल जाने की, एलजी के थ्रू होम मिनिस्ट्री में गया था, वहां से वो ऑनरेबल राष्ट्रपति के पास गया था और ये फैसला राष्ट्रपति को लेना था। आज ये राष्ट्रपति जी के फैसले के ऊपर उंगली उठा रहे। मेरा कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल कर सकते हैं, कश्यप साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये संवैधानिक तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन हर चीज के अंदर अपने को जिंदा शहीद बताना और सिंपैथी गेन करना। और अभी तो ये मान ही नहीं रहे थे कि हमने दफ्तर दिए हुए, अब सचिवालय में भी है और विधानसभा में भी है। गाड़ियां यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सी नई हवा से चला रहे हैं या पानी से चलने वाली गाड़ियां इन्होंने मंगा ली है जिसपे पैसा ही नहीं लगता। तो मेरा कहने का मकसद ये जो आपकी सरकार का रुख है, जो ये कहे उसको आप कानून माने। पहली बात तो सचिवालय में कोई कमरा नहीं दिया गया, मानने को तैयार। पहली बात तो दिल्ली सचिवालय में कोई कमरा नहीं दिया गया, ये गलत बहस कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के आपके ऑर्डर में लिखा हुआ है, की बात हो रही है वो है।
दूसरी बात, रेट्रोस्पेक्टिव आप बार बार पूछ रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव आप बार बार पूछ रही हैं। ये रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से ही बिल पास किया था शीला दीक्षित ने। ये आपके चैनल पे मैं दिखा रहा हूं, ये हारून यूसुफ जी नहीं बता रहे हैं। इन्होंने पहले पद दे दिए, फिर रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से अपने विधायकों के लिए डिस्क्वालीफाई ना हो जाए ये बिल लेके आए, और तब केंद्र सरकार ने वो बिल आगे तो बिल ही गलत लाए, मंजूरी दी। जब हमारे साथ से मंजूरी नहीं ली, व्यवहार हमारे साथ, तो आपने खुद माना, हमारे साथ सुभाष जी को लेकर आते हैं, सुभाष जी को लेकर आते हैं। मैंने अभी कहा कि विजेंद्र जी आपके पास आने की प्रक्रिया है। अभी जो ट्रांसपोर्ट का हंगामा चल रहा है, जो गोपाल राय जी ने इस्तीफा दिया है, इन्होंने कहा एलजी साहब ने मंजूरी दे दी है। वो अलग मुद्दे पे चले गए, वो फिर आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार हो जाएगा। अरे आप तो नीति में ही भ्रष्टाचार बता देते हैं। जो ये उसमें कौन सा भ्रष्टाचार और नीति ने किया था और जो ये अब कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है, मूल अंतर क्या है? देखिए, मूल अंतर ये है कि वो कानून बन गया था, ये कानून नहीं बना। जब कानून बन गया तो वो रिट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेट हो गया। ये कानून नहीं बन सका क्योंकि राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी नहीं दी। ये अंतर है, ये मूल अंतर है। और भी जिन राज्यों की बात की जा रही है वहां वो कानून तो बन गए। राष्ट्रपति ने मोहर किस आधार पर दी होगी जी? तब राष्ट्रपति ने जो अपनी उसको माना था, तो वो कैसे माना होगा? राष्ट्रपति प्राय ये सही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं, और बिल्कुल केंद्र में तब कांग्रेस की सरकार थी। और वो किसी भी दल की सरकार हो, वहां पर बाकायदा लॉ मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में एग्जामिन होना चाहिए। उसके बाद जो भी कानूनी स्थिति हो उसके हिसाब से एडवाइस दी जानी चाहिए। एक अंतर दिल्ली में और दूसरे राज्यों में ये है कि दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर कॉल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये एक मूल अंतर है राज्यों में और दिल्ली में। दूसरा, उन राज्यों में, कुछ राज्यों में पहले कानून बना, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट हुए। दूसरे राज्यों में ऐसा भी हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिवली कानून बना, लागू किया गया, लेकिन कानून पास हुआ। दिल्ली का कानून पास नहीं हुआ है, तो इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ग्राउंड पर वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं या हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा डर है संजय। तो ये सामने आ गया, साफ की जो प्रोसेस की बात थी और जिस तरह से राष्ट्रपति की मुहर थी, तो रेट्रोस्पेक्टिवली वो था, तो वो एक पक्सा जो पलड़ा है कांग्रेस का तब मजबूत हो जाता है। विजेंद्र जी, अब आम आदमी पार्टी का ये कहना है, तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के हमने सुने, उन पर जो लगे हैं, लेकिन वो ये कह रही है कि बीजेपी देखिए क्या कर रही थी, कांग्रेस देखिए क्या कर रही थी। अब एक पूरी लिस्ट आपको याद होगा आज अरविंद केजरीवाल ने जारी कर दी है। गुजरात का वो जिक्र बार बार कर रहे थे। अब हरियाणा में 13 मंत्री हैं, 4 मुख्य संसदीय सचिव हैं, जिसमें एक एमएलए सीमा तिरखा का नाम है, देख रही थी। राजस्थान में 16 जनवरी 2016 को 5 विधायक संसदीय सचिव बनाए गए। गुजरात में 24 मंत्री हैं, 5 संसदीय सचिव हैं, कानून के मुताबिक एक ज्यादा है। तो जो पूर्ण राज्य होता है वो अपने कानून के मुताबिक बदलाव करके इसको जायज ठहरा देता है, हालांकि अगर वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही होता है। क्या कहीं ऐसा है कि बगैर कानून के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं? ये सब कानून के अंतर्गत हैं, बिना कानून के नहीं है। एक कानून से ज्यादा है गुजरात में, जो मैंने पढ़ा था रिसर्च में। कई गलत जी विजेंद्र जी, मैं इतना कहूंगा कि क्योंकि आवाज नहीं उठती है सर, बात ये होता है आवाज ही नहीं उठती है। अगर कोई जाएगा उसको कानूनी चैलेंज करेगा तभी जाके, अदरवाइज वो चलता रहता है। जी विजेंद्र जी, 2 बात है जो या तो चीजें कानून से होती हैं या फिर आवाज उठती है। 13 मार्च से 19 जून तक ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दफ्तरों में भी बैठ रहे थे, गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 19 जून को जब पिटीशन आई हाईकोर्ट में, यानी कि उसको चैलेंज किया गया, उस पर आवाज उठी, तो 20 जून को अचानक कैबिनेट की मीटिंग होती है अफरा तफरी में, और 23 जून को एक असंवैधानिक, फिर मैं कहूंगा अभी जो कश्यप जी कह रहे हैं राष्ट्रपति ने मंजूरी क्यों नहीं दी, लॉ मिनिस्ट्री लॉ ऑफिस ने उसको रिकमेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बिल जो है वो प्रॉपरली पहले प्रायर अप्रूवल के साथ असेंबली में नहीं लाया गया। अभी लास्ट परसों असेंबली, लेकिन आप जानते हैं केंद्र और दिल्ली के रिश्ते कैसे हैं, आप जानते हैं ना विजेंद्र जी। एक मिनट मैं बात तो पूरी कर दूं। अभी वैट रिफॉर्म एक बिल लाया गया अभी असेंबली में 2 दिन पहले,
वो बिल 2 बार पास किया इन्होंने असेंबली में। उसी बिल को इन्होंने जून में भी 2015 में पास किया था। वो बिल इसलिए वापस दोबारा पास करना पड़ा क्योंकि वो प्रॉपर पहले अप्रूवल से नहीं पास किया गया था, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया था। ये बिल भी चूंकि प्रायर अप्रूवल से नहीं लाया गया, इसलिए राष्ट्रपति जी ने रिजेक्ट किया है। वो भी रिजेक्ट हुआ और वो बिल दोबारा आप असेंबली में लाए, दोबारा कैबिनेट में लेके गए, अब आपने अप्रूव किया, अब वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो जब आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो और आप जब वैट के बिल को दोबारा 2 बार असेंबली में पास कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पहले उस पर अप्रूवल नहीं ली थी, ठीक इसी बिल के साथ भी वही हुआ, चूंकि वो प्रायर अप्रूवल से नहीं था, अचानक संजय, ये आम आदमी पार्टी पर आरोप लगता है कि आप प्रोसेस का उल्लंघन करते हैं। आप जो मौका देखते हैं आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं, फिर आप उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार आपको हर समय मदद करती रहेगी। आप एक जो हारून यूसुफ कह रहे थे, एक विक्टिम की भूमिका में नजर आना चाहते हैं, ये आप दिल्ली में बखूबी कर रहे हैं। देखिए निधि जी, ये बहस कई बार हो चुकी है। जब इस प्रकार का कमजोर तर्क देते हैं विजयन जी, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। 3 एजुकेशन से जुड़े हुए बिल जो जनता के हित में है, दिल्ली के लोगों के हित में है, उनका गुनाह सिर्फ ये है कि झाड़ू को वोट दे दिया उन्होंने, उसको पास नहीं किया। अरे भाई आप बोल रहे थे, मैं चुप था, तो दोबारा क्यों ला रहे हैं? सुन तो लीजिए, बात का जवाब दीजिए ना। आप दोबारा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। 19 बिल आपने रोका है। आप एक बिल की बात मत कीजिए, 19 बिल आपने रोका है। 19 बिल आपने रोका है, ये बताइए। झूठ बोल रहे हैं मोदी जी ने 19 बिल दिल्ली सरकार के रोके हैं। मोदी जी ने 19 बिल रोके हैं। आप बोलिए यहाँ पे, आप यहाँ पे बोलिए चैनल पे 19 बिल आपकी केंद्र की सरकार ने रोके हैं। दूसरी बात मोदी जी, 13 बिल केजरीवाल ने माफी मांगी जाकर गृहमंत्री बगैर प्रायर अप्रूवल के पास कराए हैं। ये भी सच है। बिल हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों है? हम तो यही पूछना चाहते हैं। कभी सीबीआई छोड़ देते हैं, कभी मुकदमे लगा देते हैं विधायकों पे। दो नाव यही काम करते हैं। मोदी जी को कृपा करके आप अनुरोध कीजिए, हम भी अनुरोध कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार मत कीजिए दिल्ली की जनता के साथ। रिमार्क्स ले लेते हैं। आप राजनीति मत कीजिए, जनता के साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए। लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप। गुमराह कौन कर रहा है समझ लेते हैं। ऐसा मत कीजिए शिवाज जी। आम आदमी पार्टी के हमारे 9 बिल अटके पड़े। संजय आपको भी ज्ञान होगा कि राष्ट्रपति के पास 5 बिल आपके पड़े, राष्ट्रपति के पास पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति ने जो आपकी तनख्वाह बढ़ाने वाला बिल था वापस नहीं करा आपको, ये वाला वापस कर दिया है, उनके पास पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हर चीज वहां पे राष्ट्रपति के दर पर भी चीजें अटकी वहां पे रखी हुई हैं। बहरहाल आप उस पे फिर वो आप कहेंगे कि वो भी प्रभावित है। लेकिन सर क्या अगर जो आम आदमी पार्टी के काम करने का रवैया, जो कहते हैं ना प्रशासनिक एक्सपीरियंस, आम आदमी जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की सरकारें रही हैं, उनको एक अनुभव रहा है। अभी भी सरकार बनाने के बाद भी एक विपक्ष की भूमिका में नजर आती है जो आम आदमी पार्टी है, हमेशा एक विरोध के भाव में केंद्र पर आरोप लगाती हुई। क्या ये एक रोड़ा है? क्या ये प्रोसेस की अनदेखी है, या फिर अगर समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से मामले को समझाया कुछ काम किया जा सकता था? मैं समझता हूँ कोऑपरेशन, एकोमोडेशन, म्यूचुअल कंसल्टेशन से अगर काम हो तो दिल्ली की सरकार बहुत अधिक काम कर सकती है, अच्छा काम कर सकती है। बावजूद इसके कि केंद्र में अलग सरकार और दिल्ली में अलग। बावजूद इसके पहले भी ऐसा रहा है, अलग सरकार केंद्र में रही है और राज्यों में अलग सरकारें रही हैं, लेकिन काम ठप नहीं होता, काम चलता रहता है। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो वो लगभग हर हफ्ते एलजी के पास जाती थी मिलने। यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं तो काफी कुछ काम कर पाई वो जी। किसी भी दल का मैं वो पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत कुछ दिल्ली के लिए काम कर पाई क्योंकि उनका एक सामंजस्य था एलजी के साथ। तो अगर आप कन्फ्रंट्रेशन रखेंगे, हर समय कन्फ्रंट्रेशन और एजिटेशन का अप्रोच रखेंगे तो जनता उसमें सफर करती है, दिल्ली की जनता को नुकसान होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यही समझने की कोशिश करें कि ये जो 21 संसदीय सचिव हैं कितनी बड़ी मुश्किल बनने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए, उनकी रणनीति के लिए, राजनीतिक रणनीति के लिए। बहरहाल हमने देखा कि आज मुख्यमंत्री किस तरह से बौखलाए हुए थे इस पूरे मामले पर, लेकिन जिस तरह से हमारे संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा कि जो एक कोऑर्डिनेशन, समन्वय होता है केंद्र और राज्य के बीच,
उस पर अगर कुछ आगे बढ़े दोनों, तो कुछ राह आसान दिल्ली वासियों की हो सकती है। बहरहाल इसी के साथ प्राइम टाइम की इस सेक्शन में चर्चा में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जरूर लौटिएगा, एक बेहद खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जरूर लौटिएगा प्राइम टाइम। एनडीटीवी इंडिया की छानबीन से कैराना का झूठ पकड़े जाने पर बीजेपी सांसद हुकुम सिंह यू टर्न लेते आज नजर आए। उन्होंने कहा कि उनका इरादा हिंदू शब्द इस्तेमाल करने का नहीं था, ये सांप्रदायिक मामला नहीं है, गलती से चला गया। It's not about Hindus and Muslims. It's my stand. It has always been my stand. And by mistake somebody mentioned Hindu Parivar. I also asked him to correct it. कैराना के बीजेपी सांसद हुकुम सिंह को यह ख्याल तब आया जब कैराना गई एनडीटीवी इंडिया की टीम से लोगों ने कहा कि वो किसी मजहबी खौफ से नहीं 10-15 साल पहले रोटी और रोजगार के लिए बाहर जा चुके हैं। मनु, आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी। हाँ? लेकिन इसमें तो लिखा है कि आपके परिवार यहाँ से जा चुका है। नहीं, यहीं पे रहता है, ठीक ठाक रहता है। वो जो मेरा भाई है पवन कुमार, वे बाहर वहाँ से काम करने के लिए गया है। पूनी नाम है? हाँ, पूनी नाम है। अच्छा, वो कहाँ काम करते हैं? वो सादरे में काम करते हैं। इसमें लिखा है कि आतंकित होकर आतंकी के होते नहीं गया, वो तो अपने काम के लिए गया है। हुकुम सिंह की सूची में ऐसे नाम भी मिल रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब हुकुम सिंह का कहना है कि वो तथ्यों को नए सिरे से देखेंगे। I am going to verify all these facts which have come to my notice. हालांकि हुकुम सिंह बस 24 घंटे पहले इस पर जोर देते रहे कि सिर्फ हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है। लिस्ट जो है इसमें सभी अब वो लिस्ट हिंदू परिवार है? नहीं, लिस्ट जो है उन जाने वालों की परिवार कोई भी हो। अब इनको मजबूर किया गया, जो वो अगर हिंदू परिवार है तो संयोग की बात है। लेकिन बीजेपी पहले ही इसे हिंदू पलायन का नाम देकर इस पर राजनीति शुरू कर चुकी है। अब विपक्ष ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। इनकी इस घिनौनी राजनीतिक साजिश को यहाँ बीजेपी से मिली सपा सरकार तो विफल नहीं कर सकी, किंतु इसको यहाँ मीडिया ने ही विफल किया है। हुकुम सिंह जी ने स्वयं स्वीकार किया कि आंकड़ों में गलती हो सकती है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने ये लिस्ट दी थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसको जो सांप्रदायिक रूप दिया और इसको जम्मू कश्मीर से तुलना की, इधर दादरी से तुलना की और सब पूरा किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच कैराना से हिंदू परिवारों के कथित पलायन पर जारी राजनीति को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वो मानते हैं कि मीडिया के एक तबके में इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और आर्थिक पिछड़ापन और अपराध जैसे असली मुद्दों पर कम चर्चा हो रही है। मीडिया में बहुत चर्चा है, देश में भी बहुत चर्चा हो रही है हुकुम सिंह के बयान को लेकर। आप कैसे देखते हैं इस बयान? ये मीडिया वैसे भी चढ़ा बढ़ा कर लिख रही है सर। यहाँ तो प्यार इतना है कि पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं है जितना हमारा कैराना के अंदर हिंदू और मुस्लिम में प्यार है। यहाँ पे जो क्रिमिनल हुआ, जैसा कि राम रंग वगैरह गया, मुड़ा पंसारी का लड़का गया, तो वो इसलिए क्रिमिनल के वजह से गया। क्रिमिनल की वजह से क्या? हाँ, क्रिमिनल। उसमें कोई धार्मिक तनाव की वजह से नहीं? ऐसा कुछ नहीं, क्रिमिनल की वजह से। कोई धार्मिक तनाव का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो टीवी चैनलों में जो चर्चा चल रही है आपके कैराना को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, उसमें तो ये तो नहीं दिखावे कि भाई बड़ा चढ़ा के लिखते हैं। चुनाव का मामला एक। रोजगार के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता है? यहाँ से यहाँ काम नहीं? यहाँ काम कम है ना, यहाँ काम नहीं है ना। अच्छा, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, एक मिनट, हाँ। तो इसलिए आदमी जो बाहर जाएगा और क्या करेगा। तो क्या यहाँ पर पिछले कई साल से पलायन हो रहा है? हमेशा से लोग यहाँ से जाते रहे? तो सबसे ज्यादा कहाँ पर जाते हैं? पानीपत जाते हैं। पानीपत जाते हैं। यहाँ से आते हैं हजारों लोग, हजारों लोग जाते हैं रोड लेकर पानीपत। रोज आप कह रहे हैं कि कैराना से 1000 लोग जाते हैं काम करने पानीपत? काम करने, शाम को फिर आप वापस आते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेली लगाता है, कोई कारपेंटर है। लेकिन फिलहाल हुकुम सिंह के लिस्ट पर राजनीति जारी है। मंगलवार को हुकुम सिंह ने एक नई लिस्ट जारी कर दी। लेकिन कैराना का दर्द यह है कि वहां वाकई जो बदहाली है उसकी किसी को फिक्र नहीं। कैराना में तौनीमा बिस्वास और कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।